आगे बढ़ेंगे और अब खास रिपोर्ट, जहां अमेरिका ईरान में डील हुई तो एक वर्ल्ड लीडर ऐसा है जो चौतरफा मुश्किलों में घिर सकता है, घर से लेकर बाहर तक, या कहें कि अरब वर्ल्ड में वो एक चक्रव्यूह में फंस सकता है। और इस वर्ल्ड लीडर का नाम है बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के पीएम, जिन पर इस युद्ध को शुरू करने का इल्जाम है। अगर अमेरिका ईरान में समझौता हो गया तो यह भी साफ है कि इसमें इजराइल को खाली हाथ रहना पड़ सकता है और ऐसे में नेतन्याहू के लिए मुसीबतों के कई चैप्टर ऑन स्पॉट भी खुल सकते हैं। इस खास रिपोर्ट से समझें। डील वाला चक्रव्यूह, बुरे फंसेंगे नेतन्याहू। नेतन्याहू असल में संघर्ष में एक ऐसे कैरेक्टर बन चुके हैं जिन पर उनके अपने देश में विरोध बढ़ता जा रहा है। ईरान अमेरिका से कहीं ज्यादा नेतन्याहू को युद्ध का दोषी मान रहा है। ट्रंप प्रशासन को भी लगता है कि खाड़ी की जंग में उसे घसीटने वाले नेतन्याहू ही हैं और अमेरिका जब इस जंग से किसी भी कीमत पर बाहर निकलना चाहता है तब नेतन्याहू का क्या होगा, ये प्रश्न इस समय उनके लिए भी सबसे बड़ा है। कहा, मेरे रहते ईरान कभी परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा। अगर मैंने अभियान नहीं चलाया होता तो ईरान परमाणु बम बना चुका होता। ईरान के खतरनाक मंसूबों को रोकने के लिए मैंने अपना जीवन समर्पित किया और ईरानी परमाणु कार्यक्रम को रोकने के मुद्दे पर ट्रंप भी मेरे साथ। ट्रंप ने नेतन्याहू को यह अल्टीमेटम भी दिया था कि इजरायल ने मनमानी बंद नहीं की तो वो वॉशिंगटन डीसी का सैन्य और राजनीतिक समर्थन खो देगा। इजरायल इस युद्ध में बिल्कुल अकेला पड़ जाएगा। उन्होंने कहा, पीएम नेतन्याहू ने सेना को युद्ध का आदेश दिया। आईडीएफ अपनी सुरक्षा चौकियों को नहीं छोड़ेगी। लेबनान, सीरिया और गाजा से पीछे नहीं हटेगी। इजरायल ईरान को परमाणु बम बनाने से अकेले ही रोकेगा। वैसे नेतन्याहू इस डील से और क्या-क्या नुकसान उठा सकते हैं, ये लिस्ट भी देखनी होगी। सबसे पहला और बड़ा मुद्दा उनके लिए भ्रष्टाचार का खड़ा हो जाएगा। ये मामला उन पर 2019 से चल रहा है। नेतन्याहू 2019 में पहली बार रिश्वत, धोखाधड़ी और विश्वासघात के आरोप में अभियुक्त बनाए गए थे। 2020 में इस मामले में उन पर शुरू हुआ मुकदमा अब तक कई बार टाला जा चुका है। वो आरोपों से लगातार इनकार करते रहे। 12 नवंबर 2025 को खुद ट्रंप ने इजराइल के राष्ट्रपति से नेतन्याहू को क्षमादान देने के लिए लेटर तक लिखा था। ईरान के साथ युद्ध विराम लागू होने और इजरायल में इमरजेंसी हटने के बाद स्थिति ये है कि नेतन्याहू पर बहुचर्चित भ्रष्टाचार मामले की सुनवाई अदालत में फिर से शुरू हो सकती है। फैसला उनके विरोध में आया तो जेल भी जाना पड़ सकता है। डील वाला चक्रव्यूह, बुरे फंसेंगे नेतन्याहू, जिसमें पता चला है कि नेतन्याहू की लिकुड पार्टी का समर्थन एक साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। 60% से अधिक इजरायली नहीं चाहते कि वो फिर से चुनाव लड़े। और अब से कुछ ही देर बाद अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता होने वाला है और दोनों पक्ष डील पर दस्तखत करेंगे और जाहिर है बड़बोले डोनाल्ड ट्रंप इस डील पर अपनी पीठ थपथपाएंगे। चाहे कहीं सीज फायर हो या जंग का मैदान, हर जगह वो खुद की जीत बताते हुए नहीं थकते हैं। ऐसे में ईरान से डील होते ही वो अपना शक्ति प्रदर्शन फिर करने लगेंगे और संभव है वो मीडिया के सामने ये कहने लगे कि अमेरिका ने तेहरान के छक्के छुड़ा दिए। उनका इतिहास तो यही बताता है। लेकिन क्या वाकई में ये सच है? क्या ईरान से जंग में ट्रंप कुछ हासिल कर पाए या फिर वो सुपर पावर वाली अपनी छवि बचाने के लिए एक तरह से घुटनों पर आ गए हैं? इन सवालों का जवाब देती हमारी ये रिपोर्ट। हालांकि हम लोग के बीच बैक चैनल से वार्ता भी चलती रही ताकि पश्चिम एशिया राहत की सांस ले सके। वो प्रयास तब कामयाब होता दिखा जब अमेरिका और ईरान दोनों तरफ से इस हफ्ते डील को हरी झंडी दे दी गई। क्या ट्रंप ने जो लक्ष्य तय किए थे वो हासिल कर पाए? क्या ईरान की परमाणु फैसिलिटी खत्म हो गई? क्या मुश्तबा के मिसाइल ठिकाने ध्वस्त हो गए? क्या ईरान ने अपने प्रॉक्सी संगठन का साथ छोड़ दिया? टारगेट नंबर 1, मिसाइल फैक्ट्री। मई में ट्रंप ने कहा था कि ईरान की 82% मिसाइल तबाह हो चुकी है, लेकिन ईरान ने इस हफ्ते अरब में अमेरिका के 3 सहयोगी देशों पर जिस तरह से मिसाइलें बरसाई, उससे ट्रंप के उन दावों पर पानी फिर गया। टारगेट नंबर 2, न्यूक्लियर प्रोग्राम। ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि यूरेनियम पर सैद्धांतिक रूप से सहमति बन गई, लेकिन उन्होंने कोई ब्यौरा नहीं दिया, जबकि ईरान ने अब तक इसकी पुष्टि नहीं की है कि वो अमेरिका को अपना यूरेनियम सौंपेगा या नहीं। ईरान
ईरान के पास भले ही अमेरिका की तरह नौसेना का बेड़ा ना हो, लेकिन छोटी छोटी बोट की ऐसी फौज बनाई है जिनके जरिए बड़ा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। टारगेट नंबर 4, ईरानी प्रॉक्सी संगठन। मार्च में ट्रंप ने ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क को कमजोर करने को ऑपरेशन के मुख्य लक्ष्यों में बार-बार शामिल किया। क्या ईरान और अमेरिका में समझौता नहीं होगा? क्या जिस MOU पर दस्तखत होने की बात हो रही है वो नहीं होंगे? क्या ईरान और अमेरिका में एक बार फिर से युद्ध शुरू होने जा रहा है और क्या इस जंग की वजह बनेंगे ईरान के कट्टरपंथी? आशंका इसी बात की है क्योंकि ईरान के कट्टरपंथी समझौते की बजाय जंग की मांग कर रहे हैं। इसके लिए जोरदार प्रदर्शन हुआ। सवाल यही, आखिर ईरान में डील के खिलाफ बड़ा विद्रोह क्यों शुरू हो गया है? इस रिपोर्ट में आपको यही दिखाने और बताने जा रहे हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका अंतिम समझौता होने तक ईरान पर नए प्रतिबंध नहीं लगाएगा। अमेरिका ईरान को फ्रीज की गई 2,47,776 करोड़ रुपए की संपत्ति देने पर राजी हो गया है। अमेरिका ने तेल निर्यात को लेकर ईरान पर जो प्रतिबंध लगा रखे हैं उसे हटाने के लिए भी तैयार है। इसके बदले ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तुरंत खोलना होगा। ईरान यूरेनियम का संवर्धन नहीं करेगा, परमाणु केंद्रों का निर्माण भी नहीं करेगा। ईरान ना तो खुद एटम बम बनाएगा, ना ही किसी दूसरे देश से खरीदेगा। ईरान अपने संवर्धित यूरेनियम को खुद ही बर्बाद करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी वार्ताकार इसी MOU पर दस्तखत कर सकते हैं। और अब बात करते हैं पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, जिसने पाकिस्तान के खिलाफ आजादी का बिगुल बजा दिया। इस्लामाबाद की सत्ता के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं, अपने हक की आवाज उठाई जा रही है और बदले में लोगों को क्या मिल रहा है? गोलियां। अब तक 50 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन आसिम मुनीर की फौज को रहम नहीं आ रहा। उल्टा अब POK के लोगों को एक ऐसे हथियार का डर दिखाया जा रहा है जो उनकी आवाज को हमेशा के लिए दबा देगा। क्या है वो हथियार और क्या है आसिम मुनीर की नई साजिश? इस रिपोर्ट में देखिए। यही वजह है कि बढ़ते जनाक्रोश के बीच फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने एक नई चाल चलनी शुरू कर दी है। इस चाल का नाम है आर्टिकल 56, वो काला प्रावधान जिसके जरिए मुजफ्फराबाद की चुनी हुई सत्ता को बेअसर करके पूरा नियंत्रण सीधे इस्लामाबाद के हाथों में लिया जा सकता है। महंगाई, बेरोजगारी, बिजली संकट से शुरू हुआ ये गुस्सा अब जन आंदोलन का रूप ले चुका है। लोग अब अपने अधिकारों को लेकर सवाल उठा रहे हैं और यही सवाल पाकिस्तान की सरकार को परेशान कर रहे हैं। इन दिनों समुद्री जीवों से डरा हुआ है। दरअसल चीन की नेवी को समंदर में कुछ कछुओं और कुछ मछलियों पर जासूसी का शक हुआ है। चीन का कहना है कि ये समुद्री जीव चीनी नौसेना की जासूसी कर रहे हैं। अब ये समुद्री जीव जासूसी कर कैसे रहे हैं, किसके कहने पर कर रहे हैं, ये तो साफ नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि चीन इस वक्त इन कछुओं और मछलियों से सहमा हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए कि कछुए और मछलियां किसी देश के खिलाफ जासूसी कर रही हैं। क्या समुद्र में तैरते जीव अब खुफिया एजेंसियों के एजेंट बन गए? चीन के स्टेट सिक्योरिटी मंत्रालय ने दावा किया है कि विदेशी खुफिया एजेंसियां कछुओं, मछलियों और अन्य समुद्री जीवों का इस्तेमाल कर रही हैं। ये जीव सामान्य नहीं है, इनके शरीर पर सेंसर लगे हैं। ये पानी का तापमान मापते हैं, समुद्री धाराओं का अध्ययन करते हैं, खारेपन का स्तर रिकॉर्ड करते हैं और फिर सारी जानकारी विदेशों में मौजूद सर्वरों तक पहुंचा देते हैं। क्योंकि आधुनिक युद्ध में समुद्र की गहराई का हर इंच रणनीतिक महत्व रखता है। समुद्र कितना गहरा है, कहां-कहां चट्टानें हैं, किस इलाके में ध्वनि ज्यादा दूर तक जाती है और कहां-कहां पनडुब्बियां छिप सकती हैं, ये सारी जानकारियां किसी भी देश की नौसेना के लिए सबसे अहम होती हैं। यही वजह है कि चीन इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बता रहा है।